नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट वीडियो। और उस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आज सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर। आपको सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर पहली यूनिट हम पढ़ रहे थे, समाजशास्त्र का अर्थ हमने पूरा कर लिया था, उद्भव भी कंप्लीट हो गया था, प्रकृति, क्षेत्र, विषय वस्तु, इन सभी टॉपिकों पर हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण। तो आज स्टार्ट करते हैं सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर। तो देखिए, दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। इंग्लिश में इसको पर्सपेक्टिव कहते हैं। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का अर्थ क्या होता है? नजरिया। नजरिया यानी कि देखने का तरीका, देखने का तरीका, इसको ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो ये, दृष्टिकोण को इंग्लिश में पर्सपेक्टिव के नाम से जाना जाता है। और पर्सपेक्टिव का अर्थ होता है किसी भी चीज को देखने का आपका नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक गिलास है, उस गिलास में कुछ पानी भरा हुआ है, तो एक व्यक्ति तो ये कहेगा कि गिलास के अंदर आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, और दूसरा व्यक्ति कहेगा आधा गिलास पानी का खाली है। तो ये एक ही चीज को देखने के दो दृष्टिकोण हो गए। एक उसका दृष्टिकोण है, उसमें पॉजिटिव चीज देख रहा है, और एक है उसकी दृष्टिकोण का नजरिया है कि वो उसमें नेगेटिव चीज कह रहा है। जो भरा हुआ एहसास कर रहा है वो उसकी सकारात्मक चीजता को देख रहा है, और जो उसके खालीपन को देख रहा है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण को देख रहा है। सेम यही चीज कहलाती है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब किसी भी चीज को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, हर व्यक्ति उसको अपने अलग नजरिए से देखता है, उसे ही पर्सपेक्टिव या नजरिया कहा जाता है। पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आ जानी चाहिए फैक्ट को लेकर। दूसरी बात करें यहीं पर ही, तो ध्यान रखिएगा पर्सपेक्टिव को लेकर एक बुक लिखी गई है, उस बुक को याद रखिएगा, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि हिंदी में कहेंगे सामाजिक दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, एक चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि एक बुक लिखी गई है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सामाजिक दृष्टिकोण, जिसके रचयिता है एफ चिनोई। तो ये आपको एग्जाम्स में ध्यान रखना है, क्योंकि सेकंड ग्रेड एग्जाम्स में इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ये जो चिनोय साहब हैं, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें सामाजिक दृष्टिकोण की तुलना किससे करी है? इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण की तुलना डबल रोटी से की। डबल रोटी से क्यों करी है? कि किसी भी चीज को देखने के दो ही नजरिए होते हैं, तो नजरिए के आधार पर इन्होंने कहा डबल रोटी, रोटी ना होकर के डबल रोटी की व्यवस्था की गई, कि जिसमें हर चीज को देखने का कोई ना कोई कम से कम दो नजरिए तो होते ही होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने ही दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार के द्वारा ये जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को क्या कहा गया? इस दृष्टिकोण का को जो आधार है वो बताया गया, दृष्टिकोण किसके समान है? इन्होंने कहा दृष्टिकोण कुर्सी के समान है। अब आप कहोगे कुर्सी के समान का मतलब क्या है? यहां पर इनके द्वारा कहा गया एक चेयर जो होती है उसको देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। कैसे? अगर मैं अर्थशास्त्री की बात करूं तो वो ये बताएगा कि ये चेयर किन किन रॉ मटेरियल से बनी है और उन पर क्या क्या कॉस्ट आई है, क्या लागत उसकी लगी है। उसका दृष्टिकोण उसकी आर्थिक व्यवस्था को देखना है। पॉलिटिकल की बात करूं तो पॉलिटिकल क्या कहेगा? कि पॉलिटिकल ये कहेगा कि कुर्सी का मतलब सत्ता, कुर्सी का मतलब पावर, समझ में आ गया? पावर, शक्ति, सत्ता से कहीं ना कहीं कुर्सी को जोड़ने की कोशिश करेगा। तो एक चीज तो एक ही है, लेकिन उसको देखने के नजरिए क्या हो गए? अलग अलग हो गए। कोई उसको किसी दृष्टिकोण से देख रहा है, कोई उसको किसी दृष्टिकोण से देख रहा है। ठीक है, एक और याद रखिएगा, एक और व्यक्ति है जिनका नाम है गुडे और होट। ये दो समाजशास्त्री हैं।
इन्होंने इस दृष्टिकोण की तुलना किससे करी? इन्होंने कहा दृष्टिकोण की खेल की तुलना इन्होंने खेल के मैदान से की। इनको दृष्टिकोण एक तरीके से खेल का मैदान है। कैसे? उन्होंने कहा खेल के अंदर खिलाड़ी खेलते हैं तो वो खिलाड़ियों का दूसरे खिलाड़ी के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा, खेलने के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा, जो दर्शक देख रहे हैं उनका उन मैच को देखने के प्रति दृष्टिकोण क्या होगा, एक जो मैच रेफरी है वो जो उस मैच को के अंदर अपॉइंट है वो किस दृष्टिकोण से उसको देख रहा है, और जो टीम का कोच है वो उसको किस दृष्टिकोण से देख रहा है। तो एक ही चीज है, खेला जा रहा है खेल, लेकिन उसके अंदर जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सबका उसको खेल को देखने का नजरिया सबका क्या है, अलग अलग है। यही चीज है कहलाती है दृष्टिकोण। तो मेरे कहने से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी दृष्टिकोण का आखिर मतलब क्या है। पहला उद्देश्य ये था कि आपको दृष्टिकोण समझ में आ जाए किसी भी चीज को देखने का। जैसे ये पेन है, अब मार्कर है, अब इस मार्कर को एक टीचर के तरीके से देखेगा तो कहेगा ये लिखने के काम आता है, समझ में आ गया। अगर कोई दार्शनिक के तरीके से देखेगा तो वो ये कहेगा कि इससे इतिहास बनाया जा सकता है, और अगर आप इसको किसी अर्थशास्त्री के तरीके से देखोगे तो कहेगा इसकी लागत, इसका ढक्कन, इसका पेन, इसकी कैप, इसकी शाई और इसकी इंक, वो सबको लागत के आधार पर देखेगा। तो एक ही चीज को देखने के नजरिए सबके क्या है, अलग अलग हैं, उसी को कहा जाता है दृष्टिकोण। इस चीज को आपके दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करें समाज शास्त्र के अंदर, किसके अंदर? समाज शास्त्र के अंदर। तो ध्यान रखिएगा समाज शास्त्र के अंदर दो प्रकार के दृष्टिकोण माने गए। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, एक दृष्टिकोण है जिसे मानवीय दृष्टिकोण कहा जाता है। नाम से आप समझ गए होंगे मानवीय दृष्टिकोण, यानी कि वो हर तथ्य में, हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं मानवीय ह्यूमैनिटी को देखता है। तो उसकी सोच क्या होगी, उस तरह का जो नजरिया होगा उसे क्या कहेंगे, मानवीय दृष्टिकोण। दूसरे जो है उसको ध्यान रखिएगा, वो जो है उनका है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? ये कहता है हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से ही देखना। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जिस चीज को हम वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे तो उससे जो अध्ययन करेंगे, उससे जो हमको नॉलेज प्राप्त होगा, वो ज्ञान वास्तव में एक विश्वसनीय ज्ञान होगा। उसमें किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उस ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका एक साइंटिफिक है। दूसरे कह रहे हैं हर चीज को साइंस या प्राकृतिक विज्ञानों के आधार पर देखा नहीं जा सकता। उनके अंदर कहीं ना कहीं, जैसे समाज है उन्होंने कहा, तो समाज को प्राकृतिक विज्ञानों के तरीके से ना देख करके उसको मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर क्या होंगे, सामाजिक घटनाएं होंगी, सामाजिक प्रक्रियाएं होंगी, सामाजिक तथ्य होंगे, सामाजिक वैल्यू होगी। तो उनको देखने का नजरिया कहीं ना कहीं मानवीय ह्यूमैनिटी को होना चाहिए, तभी हम उस अध्ययन को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और उससे कुछ ना कुछ तथ्य निकाल सकेंगे, कुछ ना कुछ परिणाम। लेकिन उसको देखने का नजरिया ये कहना नहीं, जैसा भी है वैसा ही देखना, यानी कि समाजशास्त्र के अंदर कहीं ना कहीं वैज्ञानिकवाद को स्थापित करने का जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में कहलाता है। दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आपसे दोनों में डिफरेंस पता करें तो देखिएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अगेंस्ट में आया मानवीय दृष्टिकोण। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, क्योंकि जब इससे पूरी सफलता नहीं मिली तो कहीं ना कहीं ऐसे दृष्टिकोण लाए गए, ऐसे पर्सपेक्टिव लाए गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इसमें अंतर समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं, जैसे एक लाइट है और एक फैन है, वैज्ञानिक समझिएगा। अगर मैं स्विच को चालू करूंगा तो तुरंत क्या होगा, पंखा चलेगा या लाइट जलेगी। अगर स्विच सही होगा और पंखा भी सही होगा या लाइट भी सही होगी तो स्विच को चलाते ही पंखा चलना चाहिए। अब ये दोनों चीजें अगर सही होगी तो चाहे मैं भारत में हूं, अपने गांव में हूं, विदेश में हूं, दुनिया के कहीं पर भी हूं, अगर मैं स्विच चलाऊंगा तो पंखा या फिर लाइट जलेगी जलेगी, अगर दोनों चीजें सही है। यानी कि वो वैज्ञानिकता जो पूरी दुनिया में एक जैसी व्यवस्था दे, वो वैज्ञानिकता कहलाती है। उसके नियम सार्वभौमिक होंगे, वो यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा मानवीय दृष्टिकोण में मानव का जो
सोचने का तरीका है वो सबका अलग अलग हो सकता है, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात। एक जगह पर घर में घुस रहा हूं मैं और बच्चे गेम टीवी देख रहे हैं, तो मैं घर में प्रवेश कर रहा हूं, ऑफिस से आकर मैं घर में घुसा हूं, तो मेरा मूड क्या है, मेरी मन स्थिति क्या है, वो डिपेंड करेगी कि मैं क्या एक्शन लूं। मैं जाते उनके साथ टीवी देखने लग जाऊं, या मैं उनको ये डांटूं कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी। अब जरूरी है कि जैसा मैंने यहां किया वैसा ही कोई अमेरिका के अंदर दूसरा व्यक्ति भी घर में घुसते ही वैसा ही का काम करे, नहीं। उसकी सोच अलग होगी, वो किस परिस्थिति से आया होगा, वो क्या सोच रहा होगा, उसका अलग नजरिया हो सकता है। यहाँ का नजरिया, यानी कि कहने का मतलब यहाँ के नजरिए में वहां के नजरिए में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चाहे स्थिति सेम हो, स्थिति सेम हो। जबकि यहाँ पर अगर स्थिति सेम हो तो आपका काम भी वैसे का वैसा ही होगा, चाहे वो काम यहाँ हो चाहे वो काम हो। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखा, तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाए। वैज्ञानिक विधि, तकनीक या प्रविधियां जितनी भी और छोटी विधियां हैं, उन प्रविधियों का समुच्चय का पुंज, या मैं उनको समुच्चय कहता हूं, उनका एक पुंज, उस पुंज को ही क्या कहा गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि उसने इस्तेमाल क्या किया, वैज्ञानिक विधि तकनीक को इस्तेमाल किया है। अब उससे होता क्या उसको समझिए। अब आप कहोगे वैज्ञानिक विधि क्या होती है, तो मैं आपको बता चुका था, जब आपने पढ़ा होगा, पिछले वीडियो देखा होगा कि समाजशास्त्र की प्रकृति, उसके अंदर लुडनबर्ग आए थे जिसने सोशल रिसर्च नामक पुस्तक लिखी थी, और उसने बताया था विज्ञान की क्या विशेषताएं हो सकती है। तो समझिए, तो वही विज्ञान की विशेषता यहां पर है। जैसे हम विज्ञान में क्या कर सकते हैं, हम विज्ञान में परीक्षण कर सकते हैं, हम उनका क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, हम उनका क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, हम उनका क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम उनका पुनः परीक्षण कर सकते हैं। ये सारी कहीं ना कहीं प्रोसेस को अपनाया जाता है। अब जिसमें इन सब चीजों को, प्रोसेस को अपनाया जाए, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे जो मैटर मिलता है, उसका जो परिणाम होता है, वही वैज्ञानिक है। उस इन प्रक्रियाओं के द्वारा जो अध्ययन किया जाएगा, उस अध्ययन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाएगा, और उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान विश्वसनीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जितनी भी विधियां हैं उनका एक निश्चित क्रम होगा, निश्चित है। ऐसे ऐसे करके हमको ये प्राप्त हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। दूसरी विशेषता, इसमें वस्तुनिष्ठता को ध्यान में रखा जाता है, ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाता है। ये भी आपको याद रखना। इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक परिस्थिति का महत्वपूर्ण रोल है। इन्होंने कहा परिस्थिति महत्वपूर्ण है, ना कि भूमिका। रोल महत्वपूर्ण नहीं है, स्टेटस महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि स्टेटस सबका क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया। भूमिकाओं में परिवर्तन हो सकता है लेकिन स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो परिस्थिति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनके द्वारा कहा गया समाज व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है, समाज को महत्वपूर्ण माना, व्यक्ति के मुकाबले समाज को इन्होंने क्या माना, महत्वपूर्ण माना। समझ में आ गया। ये कुछ चीजें आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण में नजर आएंगी। क्यों, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य थे कि इनसे जो ज्ञान प्राप्त हो वो ज्ञान कैसा हो, विश्वसनीय हो, पहली चीज। अब विश्वसनीय कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर अध्ययन कैसे किया जाता है, इसमें कहा जाता है जो
जैसा दिखता है उसका वैसे ही अध्ययन किया जाए। अध्ययन किया जाए यानी कि हमारी उसको देखने की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? निरपेक्ष दृष्टि होनी चाहिए। अगर उसके अंदर हम किसी भी प्रकार का कोई संवेग या सापेक्ष दृष्टि को हम प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिएगा वो कहीं ना कहीं वो जो ज्ञान है उसमें कहीं ना कहीं संदेह पैदा होगा। जबकि वैज्ञानिक तरीकों से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो विश्वसनीय होगा, संदेह निसंदेह कहीं ना कहीं संदेह से रहित होगा, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता, वो ऑथेंटिक होगा। क्यों होगा ऑथेंटिक? क्योंकि हमने वैज्ञानिक जो नीतियां हैं, जो प्रक्रिया है, उन सबको निश्चित तौर पर क्या किया? पूरा किया है। समझ में आ गया? और वो वैज्ञानिक विधियां कौन सी है? जिनमें परीक्षण हो सकता है, जिसमें अवलोकन हो सकता है, वर्गीकरण हो सकता है, सामान्यीकरण हो सकता है। समझ में आ गया? ये सारी विधियां कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तो ये समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आपके समझ में आ गया? अगर एक ही लाइन में कहूं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? जो जैसा है उसका उसी तरीके से क्या करना? वर्णन करना है। उसमें किसी भी तरह की और चीजों को शामिल ना करना, वही क्या कहलाता है? वैज्ञानिक कहलाता है। समझ में आ गया? अब इसको देखकर जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया तो इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के बाद इसमें कुछ उपागम, उपागम का मतलब कुछ अप्रोच, जिन्होंने वैज्ञानिक विधि को अपनाया। कुछ अप्रोच है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जिनके द्वारा किस चीज को अपनाया गया? वैज्ञानिक प्रोसेस को अपनाया गया। आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है वो कहीं ना कहीं यहां से रिलेटेड होगा। तो इस उपागम की बात करें तो इसके अंदर उपागम की बात करें तो देखिए, पहला उपागम के तौर पर हम ज्ञान करते हैं प्रत्यक्षवाद को। आगे इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा ऐतिहासिकवाद, उपागम। तीसरे की बात करें तो प्रकार्यात्मक, उद्विकासीय। और बात करें तो संरचनात्मक के साथ साथ प्रक्रियात्मक। ये कुछ विधियां हैं जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया और उसके आधार पर अपना अध्ययन किया। इनको कहा जाता है उपागम या अप्रोच। तो ये सारी डिपेंड किस पर है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। इसी तरीके से आगे चलकर हम पढ़ेंगे मानवीय दृष्टिकोण। तो मानवीय दृष्टिकोण के अंदर भी कुछ आपको विधियां देखने को मिलेगी, जैसे फिनोमेनोलॉजी, प्रघटना शास्त्र देखने को मिलेगा, अंत्यक्रियावाद देखने को मिलेगा, कहने का आमूल चमूल परिवर्तनवादी आपको देखने को मिलेगा, नर जाति विज्ञान आपको देखने को मिलेगा, जिसको एथनोमेथोडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वो कुछ ना कुछ अप्रोच कहाँ दिखाई देगी? आपको मानवीय दृष्टिकोण में दिखाई देगी। उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रत्यक्षवाद को लेकर। तो देखिए, सबसे पहली अप्रोच कौन सी है? प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद के नाम से आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो डायरेक्ट, जो सामने दिखाई दे। तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है? जो सामने दिखाई दे। आपने कई तरह के प्रमाण देखे होंगे। अगर आपने फिलोसफी पढ़ी होगी तो फिलोसफी के अंदर कई प्रमाण माने जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। समझ में आएगा? लेकिन उसमें सबसे ऑथेंटिक प्रमाण कौन सा होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। मैंने जिस चीज को देख लिया है, वो प्रत्यक्ष जिसका कर लिया है, वो वास्तविक रूप से वैसा ही होगा। और बाकी चीजों में कहीं ना कहीं संख्या हो सकता है, लेकिन जिसका मैंने प्रत्यक्ष कर लिया उसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय नहीं हो सकता। उसको प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट जिसको मैंने देख लिया, समझ में आ गया? जिसका प्रत्यय कर लिया हो। समझ में आ गई? अब इसी चीज को समझिए। इसके जनक के तौर पर आपको पता है अगस्त कामते को माना जाता है। अगस्त कामते को इनका जनक कहा जाता है। ठीक है।
और आपको पता होगा कि अगस्त काम्टे ने भी मानव विकास की या कई जगह का मानव चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई थी। याद होगा आपको, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। फर्स्ट धार्मिक, सेकंड तात्विक मेटाफिजिक्स और थर्ड प्रत्यक्षवादी। ये 3 मानव विकास की अवस्थाएं बताई किसने? काम्टे ने। और काम्टे ने प्रत्यक्षवाद को अपना आधार बनाया। और आपसे पूछा जाए प्रत्यक्षवाद क्या है, तो मैंने कहा प्रत्यक्षवाद सेम इसी के ब्रैकेट में अगर आप लिख लो प्रत्यक्षवाद के एक अक्षर में समझाओ तो जो वैज्ञानिकवाद है वही प्रत्यक्षवाद है। जो वैज्ञानिकवाद है उसी को प्रत्यक्षवाद के नाम से जाने, यानी कि वही सारी चीजें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में आती हैं। क्यों? इसमें उन सभी विधियों का इस्तेमाल किया जाता तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए अपनाई गई है। इसलिए इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान कैसा होगा? विश्वसनीय ज्ञान होगा, जिसपे किसी भी तरह की कोई शंका नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि इसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है आपको पता है वो ज्ञान क्या होता है? वो ज्ञान क्रमिक होता है, लगातार होता है, और वो ज्ञान कैसा होता है? व्यवस्थित होता है। और साइंस या विज्ञान का जो आधार है वो यही है कि अध्ययन कैसा हो? क्रमिक रूप से, और कैसा हो? व्यवस्थित हो। अगर अध्ययन क्रमिक और व्यवस्थित रूप से होगा तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे? वैज्ञानिक। और वैज्ञानिकवाद ही प्रत्यक्षवाद है। एक चीज समझ लीजिएगा। अब प्रत्यक्षवाद के अंदर अगस्त काम्टे हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो 3 चीजें बताई उसको समझिए। धार्मिक का मतलब, इसने कहा मानव शुरुआत में हर चीज को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था, थियोलॉजिकल से समझता था। वो कहता था मानव प्रकृति के अंदर पुरुष, पेड़ पौधे, जानवर जो कुछ हैं उन सब का कोई ना कोई कारण क्या है? ईश्वर है, भगवान है, कुछ अलौकिक शक्ति है जो उनको संचालित कर रही है। शुरुआत का मानव। दूसरा तात्विक, धीरे धीरे मानव ने अपने आप को लॉजिकली बनाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा सा तर्क अभी भी, लेकिन अभी भी वो तात्विक स्थिति को समझिएगा। तात्विक स्थिति कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की अवस्था है, इसलिए तात्विक स्थिति को कहीं ना कहीं संक्रमणकालीन अवस्था भी बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ चीजें अभी भी धार्मिक हैं, लेकिन कुछ वो प्रत्यक्षवाद की तरफ धीरे धीरे मूव करा नहीं है। उसकी जो विकास है वो धीरे धीरे प्रत्यक्षवाद की तरफ हो रहा है। धार्मिक रूप से अभी वो सब चीजों को धार्मिक मानता था, लेकिन तात्विक रूप से उसने उन चीजों को एनालिसिस करना शुरू किया, उन पर तर्क वितर्क समझना शुरू किया। हाँ, ये जरूर है कि उसने अभी भी ईश्वर को कहीं ना कहीं एक ईश्वर की अलौकिक शक्ति के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया था। और फिर तीसरा प्रत्यक्षवाद, जो सब चीजों को मानते नहीं है, जो सब चीजों को वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करता है। वो कहता कुछ भी ऐसा नहीं है, मानव या जानवर उनका विकास धीरे धीरे स्नेह 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 हुआ है, एक एक से द्विकोषीय, द्विकोषिके से बहुकोषिके, ऐसे धीरे धीरे हुआ है। वैज्ञानिक अवधारणा ये। तो ये प्रत्यक्षवाद दिया गया किसके द्वारा? अगस्त काम्टे के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें हम तो दूसरा है ऐतिहासिकवाद। नाम से ही आपको पता लग जाएगा ऐतिहासिकवाद क्या कह रहा है। ये कह रहा इतिहास के आधार पर। किसके आधार पर? इतिहास के आधार पर चीजों का अध्ययन करना। अब जब इतिहास के आधार पर चीजों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, इसमें इतिहास के आधार पर चीजों का अध्ययन किया भी गया, क्रमिक रूप से अध्ययन किया गया, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है उसको समझ लीजिए। ऐतिहासिकवाद में दिक्कत कहाँ आ गई? ऐतिहासिकवाद के अंदर हमको कहीं ना कहीं ये लगने लगा उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण में शामिल नहीं करते हैं। पहली चीज समझ लीजिएगा, ऐतिहासिकवाद को क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता है हिस्ट्री को हमने देखा तो है ही नहीं, हम तो सिर्फ उनकी चीजों का, तथ्यों का क्या कर रहे हैं? संकलन कर रहे हैं, और उन तथ्यों को संकलन के आधार पर एक अपना व्यू बना रहे हैं। लेकिन क्या वैसा था? क्या वैसी चीजें हुई थी? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उन चीजों का किसी का भी क्या नहीं कर सकते? प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इसलिए ऐतिहासिकवाद जो था उसमें कहीं ना कहीं कमियां थी। क्यों थी? क्योंकि एक तो कल्पना वाला लगता था, दूसरा बहुत खर्चीला था,
तीसरा, उस पर विश्वास पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं था। और चीजें ध्यान रखो, तो विश्वसनीय नहीं था, खर्चा ज्यादा होता था, समय ज्यादा लगता है। इतिहास की चीजों को जब हम इतिहास को पढ़ने लगते हैं तो इतिहास में क्या है, इतिहास में 3 चीजें आपको पता होंगी अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो। क्या, क्यों और कैसे। इसलिए इतिहासवाद के अंदर, ऐतिहासिक उपागम के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि ये कहीं ना कहीं इसमें जो तथ्य हैं वो तथ्य विश्वसनीय नहीं है। दूसरा, मुश्किल क्या है, तथ्यों का संकलन करना बहुत मुश्किल काम है। तीसरा, इतिहासवाद की बात करें तो इसमें बहुत क्या लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद भी तथ्य क्या नहीं होंगे, प्रमाणिक नहीं होंगे, जरूरी नहीं उनमें प्रमाणिकता हो, समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि इतिहास की जानकारी लेने के लिए हमको तथ्यों का संकलन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका प्रत्यक्षवाद नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जो बीत गया सो बीत गया, समझ में आ गई बात। इसलिए ऐतिहासिकवाद को मैंने यहां लिखा तो है, लेकिन ऐतिहासिकवाद वैज्ञानिक दृष्टि में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि इसमें कुछ चीजें तो वैज्ञानिक साइंटिफिक से खोजने की कोशिश करी है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो हम तथ्यों का संकलन करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं भेदभाव नजर आता है, ऊंच नीच नजर आती है, कहीं ना कहीं लोगों के विचार कहीं ना कहीं इतिहासवाद में जुड़ाई दिखाई देते हैं कि उन्होंने अपने विचारों को भी कहीं ना कहीं इतिहास में शामिल कर दिया है, तो वो इतिहास उतना प्रमाणिक नजर नहीं आता। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको, विचार को, इस चीज को शामिल करने वालों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर्बर्ट स्पेंसर इस उपागम का, इस अप्रोच का, इस उपविधि का इस्तेमाल किया था। वेस्टरमार्क के द्वारा, स्प्रेंगर के द्वारा, जिन्होंने आपको पता है सामाजिक परिवर्तन का, आपको पता है चक्रीय सिद्धांत दिया था, सांस्कृतिक और संस्कृतियों के बारे में, विचारात्मक संस्कृति, भावात्मक विचार, उन संस्कृतियों के बारे में इनके द्वारा बताया, तो उनका अध्ययन का तरीका भी क्या था, इतिहासवादी। मार्क्स को जोड़ सकते हैं, कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी क्या दिया था, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद किसके द्वारा दिया गया, मार्क्स। तो मार्क्स भी कहता था प्राचीन जो इतिहास है वो कहीं संघर्षों से भरा हुआ इतिहास है। समझ में आ गई बात। तो इन सब ने कहीं ना कहीं अपने अध्ययन के अंदर इतिहास को, इतिहासवाद, इतिहास की अप्रोच को, इतिहास उपागम को या इतिहास विधि को इन्होंने शामिल करने की कोशिश की है। तो ये ऐतिहासिकवाद के बारे में बात आ गया। अब बात करते हैं, अगले पर बात करते हैं, उद विकास की बात करें। पहले उद विकास को लेकर ध्यान रखिएगा। थर्ड, उद विकासीय उपागम। अब उद विकासीय का मतलब ही, उद विकास का क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, इवोल्यूशन का मतलब ही क्या हो गया, कहीं ना कहीं विकसित करना, डेवलप करना, या फिर एक अर्थ और निकलता है इसके, बाहर निकलना। अब यह उद्विकासीय सिद्धांत किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, इस ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई, स्पेंसर ने। और स्पेंसर किससे प्रभावित था, स्पेंसर डार्विन से प्रभावित था, जो जीव वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा जीव विज्ञान की एक धारणा दी गई। तो इन्होंने भी इसी से प्रभावित होकर के एक विचार दिया, और इन्होंने कहा समाज की तुलना सावयव यानी कि शरीर या जीव से करें, जीव या शरीर से करें। इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा जैसे जीव होता है शुरुआत में, छोटा सा जीव,
वो धीरे 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 विकसित होता है। प्रारंभ में वो क्या होता है, एक सरल रूप में होता है, धीरे धीरे उसमें जटिलता आने लगती है। जैसे आप एक काम करिए, आप कोई बीज को देखें तो शुरुआत में जो बीज होगा तो आप उसकी चीजों को ज्यादा उसके अंदर स्पष्टता भिन्नता आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो छोटा सा वो जो बीज आपको दिखाई दे रहा है वो जैसे जैसे अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे उसकी जड़ें, जड़ों के बाद तना, तने के बाद पत्ती, पत्ती के बाद फूल, तो वो धीरे धीरे जैसे 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 विकसित होता है तो सरल से जटिल की तरफ जा रहा है। और जब से जैसे जटिल की तरफ जा रहा है उसके कार्य, उसके अंग आपको धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देंगे कि उसके अंग तना हो गया, पत्ती हो गई, जड़ हो गई, फूल हो गए, फल हो गए, और उन सब के अलग अलग आपको काम भी दिखाई देते हैं। सेम ऐसा ही इन्होंने कहा समाज है। शुरुआत में समाज या विकास की शरीर की बात करें तो सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा कि विकास, उद्विकास कैसे होता है, उद्विकास सरल से जटिल की तरफ होता है। उसी तरीके से समाज शुरुआत में कैसा था, सरल, और बाद में कैसा हो गया, जटिल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि धीरे धीरे समाज क्या होता चला गया, बड़ा होता चला गया। समझेगा, जब बड़ा होता चला गया तो उसके सारे अंग, उसकी संरचनाएं धीरे धीरे काम करने लग गई। समझ में आ गया। तो उसी तरीके से जैसे शरीर का अंग होता है, वो शरीर जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल भ्रूण जब पेट में होता है तो बिल्कुल पता नहीं आपको, तो उसकी सारी चीजों की जानकारी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो पैदा होता है और बड़ा होता जाता है तो उसका शरीर, उसकी संरचना, उसके अंग और उनके अंगों के कार्य आपको धीरे 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 स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे जैसे वो बड़ा होगा आपको, उसको बच्चा जैसे जैसे पेट के अंदर धीरे धीरे डेवलप होगा तो उसके अंग स्पष्ट होंगे, और जब अंग स्पष्ट दिखाई देने लगे तो अंगों के कार्य भी आपको अलग अलग दिखाई देंगे। उसी प्रकार की कल्पना किसने करी है, स्पेंसर ने। किसको लेकर, उद्विकास। उन्होंने कहा समाज भी धीरे धीरे सरल से क्या होता गया, जटिल होता चला गया, उसके अंदर कार्यों का विभेदीकरण होता चला गया, एक से दूसरे का काम, दूसरे से तीसरे का काम, और वो अंग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। एक का प्रभाव पूरे के पूरे समाज पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। एक परिवर्तन होने से समाज में कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक तो सरल से जटिल, और एक इनमें इस विकास के अंदर ध्यान रखना क्या दिखाई देगी आपको, निरंतरता दिखाई देगी। उद्विकास की चीजों को ध्यान रखेगा, इनके अंदर निरंतरता होगी और साथ साथ में निश्चित दिशा होगी। निश्चित परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन और निश्चित दिशा में, उसे ही उद्विकास कहा जाएगा। निश्चित परिवर्तन होगा और निश्चित दिशा में होगा, उसे उद्विकास कहा जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, यह परिवर्तन बहुत ही धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे होता है। आंतरिक तौर पर ज्यादा परिवर्तन आपको इसमें दिखाई देगा, इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी चरण चले गए हैं, उन चरणों की दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं होती। समझ गया। जैसे जैसे चरण होते हैं, इन चरणों में उद्विकास का मतलब चरणों में विकास। किसमें विकास, स्टेजेस में, चरणों का क्रमिक विकास, ध्यान रखिएगा। और विकास चरणों में, और चरणों का विकास निश्चित परिवर्तन, निश्चित दिशा में। अब ये जो चरण है, इनमें जो विकास हो गया तो इन चरणों में वापस पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे बच्चा है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर बड़े होने के बाद जवान हुआ, जवान होने के बाद बूढ़ा हुआ, तो आपको ये ध्यान रखनी है कि मैं ये सोचूं कि मैं वापस जवान बन जाऊं या वापस बच्चा बन जाऊं, तो ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये उद्विकास, ये सिद्धांत था, किसने दिया, मैंने आपको बताया था, स्पेंसर ने। स्पेंसर के अलावा एक दो नाम और याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि किस किसने दिया, तो इसको याद रखिएगा। स्पेंसर के अलावा मॉर्गन, मॉर्गन के अलावा दुर्खिम, दुर्खिम के अलावा वेबलिन, वेबलिन के अलावा और याद करना चाहते हो मैकमिलन। ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट भी किससे जुड़े हुए थे, उद्विकासीय पराक्रम से जुड़े हुए थे, ध्यान रखिएगा।
और भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, टाइलर भी इससे संबंधित है, टाइलर, जिन्होंने धर्म के आधारित समाजशास्त्र की जानकारी दी थी। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमने आज बात करी, कुछ चीजें और रह गई, नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दृष्टिकोण की बात करी। दृष्टिकोण क्या होता है? किसी भी चीज को देखने का नजरिया, पहली चीज ये सामान्य। कुछ फैक्ट उसके मैंने बताए। समाजशास्त्र में दो प्रकार के दृष्टिकोण, वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक तरीके को अपनाकर जो अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे ये कहते हैं उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं वो सारे साइंटिफिक अप्रोच को अपनाते हैं। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब कैसे ज्ञान है? ये सारे वैज्ञानिक प्राकृतिक ज्ञान है। लेकिन कौन सा दृष्टिकोण अपनाते हैं? वैज्ञानिक, इसलिए तो उनको विज्ञान कहा जाता है। तो इन्होंने भी कहा कि समाजशास्त्र क्या है? विज्ञान है। आपको पता, कामटे समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे, तो उन्होंने व्यवस्था क्या लिखी? प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद है ही क्या? एक तरीके से वैज्ञानिकवाद को प्रत्यक्षवाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीजें जैसी है उनका वैसा ही अध्ययन किया जाए, और चीजों के अध्ययन में क्या किया जाए? वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए। क्यों? क्योंकि इन वैज्ञानिक तरीकों का एक निश्चित क्रम होता है, निश्चित व्यवस्था होती है, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है। आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स में क्या आ सकता है उसको समझिएगा। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये जो थ्योरेटिकल मैंने लिखाया, इसको वो ऑब्जेक्टिव में डालकर पूछ सकता है। कुछ ये नाम आपके पूछे जा सकते हैं। कुछ इन उपागम या इन अप्रोचों के फाउंडर के तौर पर कौन कौन आए थे, वहां से एक क्वेश्चंस आने की हमेशा क्या रहती है? संभावना रहती है। तो हमने बात करी प्रत्यक्षवाद पर, हमने बात करी ऐतिहासिकवाद पर, हमने बात करी विकासवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रकार्यवाद पर और संरचना प्रकार्यवाद पर, और साथ साथ में बात कर लेंगे उसी वीडियो में मानवीय दृष्टिकोण पर भी हम चर्चा कर लेंगे। अगर वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, ओनली फॉर, मैंने आपको बताया ये टारगेट बैच है, और केवल किसके लिए? सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर सोशियोलॉजी को देख करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।